हे गाइस, तो हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया था। वो टॉपिक कौन सा था? सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और नए टॉपिक पे आते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? पार्टनरशिप। जिन्होंने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा वो जाकर वीडियो देख लो, बेटर रहेगा। तो बच्चों, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊं, ये एक रिलेशन होता है लोगों के बीच में, बिटवीन पर्सन्स, जो एग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करना इन फ्यूचर। ठीक है ना, सिंपल सी लैंग्वेज में। अच्छा, उस पार्टनरशिप फर्म को सारे लोग मैनेज करते हैं। कौन लोग मैनेज करते हैं सर? सारे लोग मैनेज करते हैं, या उनके बिहाफ पर कोई एक पर्सन मैनेज करता है? सारे तो मैनेज करेंगे। कई बार पार्टनर्स बाहर जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो उनके ब्याह पर अगर एक पार्टनर भी पूरी पार्टनरशिप फर्म को हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तभी भी उसको पार्टनरशिप का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं टेक्निकली, जो मैंने आपको समझाई। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बेटा मैं आपको जितने भी फॉर्म्स पढ़ाऊँगा तो उसमें हर किसी फॉर्म का, जैसे पार्टनरशिप है उसका एक एक्ट बना हुआ है, कंपनी पढ़ाऊंगा उसका एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। या तो सब मिलकर काम करेंगे, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर एक सारी पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करेगा। और ये रिलेशन है किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसके फीचर्स पे आते हैं बच्चों। पहला फीचर क्या है सर? फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन कैसे होता है? एक लीगल एग्रीमेंट होता है। एक एग्रीमेंट में सारी चीज़ें लिखी होती है पार्टनर्स के बीच में, कि कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, कितना लॉस शेयर करेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किन शर्तों के बेसिस पर काम किया जाएगा, क्या मैनर ऑफ कंडक्ट है, क्या तरीके हैं, क्या ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू पूरी पार्टनरशिप फर्म को रन किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट क्या है सर? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अगर कल को डेब्ट आता है, तो पार्टनरशिप फर्म की क्या लायबिलिटी होगी? लायबिलिटी मैंने कल भी समझाया था, कर्जा चुकाना। ठीक है ना, तो सर पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। इसका मतलब सिंपल सा है, कल को डेब्ट आ गया पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, तो जो पार्टनर्स हैं उनको अपने बिजनेस एसेट्स के साथ अपने पर्सनल एसेट्स भी क्या करने पड़ेंगे? सेल करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैंने आपको कल सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बताया था। यस सर, ठीक है। तो सेकंड कौन सा है बच्चों? आपका लायबिलिटी। अब ये जितने भी जो पार्टनर्स हैं, ये जॉइंटली भी लायबल है और इंडिविजुअल भी। जॉइंटली यानी जिसने पार्टनर ने जो भी कंट्रीब्यूट किया है पार्टनरशिप फर्म में, तो जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है, तो सारे मिलकर जॉइंटली लायबल होंगे। किसी ने 10 लाख कंट्रीब्यूट किया, किसी ने 20 लाख कंट्रीब्यूट किया, तो उनका जो रेशियो आएगा उस हिसाब से वो क्या करेंगे सर? पे आउट करेंगे। तो इसको बोलते हैं जॉइंटली लायबल। और क्या है सर? दे आर इंडिविजुअल लायबल ऑल्सो। इंडिविजुअल लायबल का मतलब क्या होता है? मान लो 4 पार्टनर है बच्चों। ठीक है, कितने पार्टनर है सर? 4 पार्टनर। अब ढंग से समझना, उनके ऊपर आ गया 20 लाख का कर्जा। कितना सर? 20 लाख का कर्जा। 3 पार्टनर तो भाग गए भैया, 3 पार्टनर तो भाग गए। अब क्या करें सर? अब बेटा सिंपल सी बात है, मान लो एक पार्टनर अब इंडिया में, तो एक पार्टनर ने मान लो 20 लाख रुपए पूरे पे आउट कर दिए, पूरा कर्जा उतार दिया। अब वो जो एक पार्टनर है ना, वो तीनों पार्टनर से इंडिविजुअली क्या करेगा? कलेक्ट करेगा वो अमाउंट जो उस एक ने क्या कर दिया? पे आउट कर दिया। तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअली लायबल। तो जॉइंटली वैसे तो वो सब लायबल होंगे, अगर वो प्रेजेंट होते हैं इंडिया में फिर तो कोई दिक्कत नहीं होता। इंडिविजुअल यानी कल को एक पर्सन ने सारा कर्जा उतारा पार्टनरशिप फर्म का, और रिमेनिंग यहाँ पर नहीं है, बाहर है, किसी रीज़न के कारण भाग गया, वॉट एवर रीज़न, तो वो जो एक पार्टनर जिसने डेब्ट सारा उतारा वो क्लेम कर सकता है दूसरे अदर पार्टनर से। समझ में आ रही बात अच्छी तरीके से? ठीक है, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट होता है आपका रिस्क बियरिंग। रिस्क यानी तो सिंपल सा फीचर है सर। रिस्क बियरिंग यानी पार्टनर्स होते हैं, सब में रिस्क शेयर हो जाता है। पार्टनर का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि भैया रिस्क शेयर हो जाता है, एक के ऊपर बर्डन नहीं होता। रिवॉर्ड सबको मिलेगा सर, अगर कल को लॉस होता है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट। आ रही बात समझ में? उसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सर ये क्या होता है? जो भी डिसीजन लिया जाता है पार्टनरशिप फर्म में, उसमें सबकी कंसेंट ली जाती है। कंसेंट यानी सबकी सहमति ली जाती है। ऐसे नहीं कि भाई एक पार्टनर अपनी मनमानी कर रहा है, डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। सबकी बात सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी एक का कंट्रोल नहीं है, सबका कंट्रोल है बच्चों। ठीक है,
5th पॉइंट सर क्या है, कंटिन्यूटी। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, इंसान हो जाता है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है सर, डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में ये 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर से ज़्यादा अच्छा होता है। अब मान लो 2 की डेथ हो गई, अब 2 बचे, इनको बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर। ये चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों, ये चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू कैसे करेंगे, एक नया एग्रीमेंट बना के। कौन सा एग्रीमेंट बना के सर, नया एग्रीमेंट बना के। आई होप क्लियर हो रहा होगा। 5 पॉइंट बता दिए, पहला फॉर्मेशन, दूसरा लाइबिलिटी, तीसरा बताया रिस्क शेयरिंग, 4th डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, 5th इज योर कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों। 6th है मेंबरशिप, मिनिमम 2 लोग होते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन कंपनीज एक्ट यानी कंपनीज के ऊपर जो कानून लागू होता है उसका एक सेक्शन है 464, उसके एक्ट के अकॉर्डिंग 100 पार्टनर हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100। मिनिमम 2 तो हैं लेकिन मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। लेकिन कंपनीज के एक रूल्स भी बने हुए हैं, कंपनीज मिसलेनियस रूल, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। बोलोगे सर अब किसको मानना है, अब ये बताओ, 100 को माने या 50 को? बेटा 50 को मानो। किसको मानेंगे, मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं, दैट्स इट। आई बात समझ में? आगे 7th वाला पॉइंट है सर म्यूचुअल एजेंसी। क्या म्यूचुअल एजेंसी, सर ये क्या होता है? बेटा एजेंसी का नाम सुना है, कैडबरी की एजेंसी, पार्ले जी की एजेंसी, ये तो सुना होता है। अब जो एजेंसी लेता है उसको बोलते हैं एजेंट, और जो एजेंसी देता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। आ रही बात समझ में? यानी लीडर को बोलते हैं प्रिंसिपल, उसके अंडर में जो काम करते हैं, जो एजेंसी लेते हैं, उनको बोलते हैं एजेंट। तो पार्टनर्स एजेंट भी होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, और ये प्रिंसिपल भी होते हैं, यानी ये हेड भी होते हैं और ये एजेंट का भी काम करते हैं। एजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि सब एक दूसरे के बिहाफ पर काम करते हैं सर, सीधी सी बात है। आई बात समझ में? इसलिए इनको एजेंट बोला जाता है। प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि ये ओनर भी होते हैं, लीडर भी होते हैं, समझ में आ रही है? सब मिलकर काम करते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए इसको प्रिंसिपल का भी नाम दिया गया है। दैट्स वाई 7th का नाम है म्यूचुअल एजेंसी। 7th फीचर इज म्यूचुअल एजेंसी, सब मिलकर काम करते हैं, म्यूचुअल। ठीक है। अब आता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है। मेरिट्स क्या है सर? इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, इजीली बंद कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान देना। तो ईजी टू स्टार्ट, ईजी टू डिसॉल्व, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, उसके बाद है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बताया था सारे पार्टनर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं, कोई अपनी मनमानी नहीं करेगा, सबसे पूछताछ होगी, उसी के बाद फाइनल क्या लिया जाएगा, एक डिसीजन लिया जाएगा, इसको बोलते हैं बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अच्छा, थर्ड पॉइंट है सर मोर फंड्स। बेटा मोर फंड्स से मतलब यहाँ पर है हर कोई पार्टनर कुछ ना कुछ तो पैसा लगाता है बच्चों, तो इसलिए मोर फंड्स। 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, सब थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसके कारण एक अच्छा फंड क्रिएट हो जाएगा, अच्छा पैसा बन जाएगा पार्टनरशिप फर्म में, तो ये मेरिट है। 4th मैंने अभी आपको बताया रिस्क को शेयर करना। एक के ऊपर कोई रिस्क नहीं होता, कल को लॉस हुआ सबको बियर करना पड़ेगा, कल को प्रॉफिट भी हुआ सबको बियर करना पड़ेगा, लेकिन शेयरिंग ऑफ रिस्क इज़ द बेस्ट एडवांटेज, बेस्ट मैरिज ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बेस्ट मेरिट। ठीक है ना। उसके बाद है सर सीक्रेसी। सीक्रेसी यानी पार्टनरशिप फर्म जो भी अकाउंट्स मेंटेन करती है वो पब्लिक को शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। इनकी खुद की प्राइवेसी होती है, इनको किसी को इन्फॉर्मेशन शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, ना ऐसा कोई कानून है, ना ऐसा खुद ये लोग करते हैं शेयर। तो सीक्रेसी यानी प्राइवेसी, सारी इन्फॉर्मेशन ये अपने पास ही रखते हैं, दैट्स इट। कितना सिंपल है, आ रही बात समझ में? ठीक है ना। उसके बाद आता है सर डीमेरिट। क्या आता है डीमेरिट? सर ये डीमेरिट क्या होते हैं? डीमेरिट सिंपल सी बात होती है, सबसे पहले नुकसान, डिसएडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी बताया पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जॉइंटली भी लाइबल होते हैं, वो इंडिविजुअली लाइबल भी होते हैं, उनको अपने पर्सनल एसेट्स भी क्या करने पड़ेंगे, सेल आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है सर लिमिटेड रिसोर्सेज। सर ये क्या है? बेटा पार्टनर्स भले सारे हर कोई कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है। जिसके पास 4 लाख रुपए पड़े होंगे वो 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, कोई 6 करेगा, 7 करेगा, तो जिसके कारण उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना ही पैसा पार्टनरशिप फर्म में लगाएगा, दैट्स इट। इसलिए इनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं सर, लिमिटेड होते हैं। आई बात समझिए। फिर क्या होता है सर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी ये तो सबसे बेस्ट डिसएडवांटेज है, लड़ाई झगड़े। लड़ाई झगड़े होने के पूरे चांस होते हैं भैया,
वो पार्टनरशिप फर्म ही क्या जिसमें लड़ाई झगड़े ना हो। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनो, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, मैंने आपको बताया था, तो कैसे कंटिन्यू करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कल को उनका भी मेंटलिटी चेंज होगी, तो उनको मजबूरी में अपना पार्टनरशिप फर्म क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात अच्छी तरीके से। उसके बाद फिफ्थ वाला होता है बच्चों लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखो बेटा, पार्टनरशिप फर्म अकाउंट्स तो अपने शो नहीं करती, कई बार पार्टनरशिप फर्म बर्बाद भी हो जाती है, डूब भी जाती है, तो लोगों को थोड़ा कम कॉन्फिडेंस होता है पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करने का। मान लो आज मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे पैसा कमाना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स भी हैं, ठीक है ना, लेकिन भले कितने भी अच्छे दोस्त हों फिर भी लगता है यार पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट कर भी दी, ठीक है। कुछ टाइम बाद और मेरे दोस्त जुड़ना चाहते हैं, पर अगर मैं उनसे बात करूँ ना, उनसे पूछूँ क्या आप इंटरेस्टेड हो पैसा लगाने में, तो वो बोलेंगे नहीं यार मुझे भरोसा नहीं है भैया। इसको बोलते हैं लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, डर लगता है कल को पैसा डूब ना जाए। तो ये आपका क्या था सर, डी मेरिट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा मेरिट्स एंड डी मेरिट्स, ढंग से देख लेना वीडियो। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर की, कितने तरह के पार्टनर होते हैं बच्चों। पहला होता है सर एक्टिव पार्टनर। ये कौन होता है, वो पार्टनर जो पैसा लगाता है पार्टनरशिप फर्म में, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, मीटिंग्स में आता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या करता है, शेयर करता है, और जिसकी लाइबिलिटी क्या होती है, यूएल मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसको एक्टिव पार्टनर बोल सकते हैं। दूसरा होता है आपका स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर भी बोल सकते हैं। सेम एक्टिव पार्टनर की तरह इसके फीचर्स होते हैं, बस एक डिफरेंस होता है सर, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन सर ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करता है, शेयर करता है, इसकी लाइबिलिटी भी क्या होती है सर, अनलिमिटेड। सेम वही था, बस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। सेकंड का नाम क्या है, स्लीपिंग, इसका दूसरा नाम डॉर्मेंट। तीसरा क्या है सर, सीक्रेट पार्टनर। कौन सा पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, वो पार्टनर जिसका नाम पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं है या पब्लिक उसको नहीं जानती। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा दोस्त का बहुत अच्छा काम है, मान लो मेरे दोस्त का बहुत अच्छा काम है, और मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मैं तेरी फैक्ट्री में पैसा लगा रहा हूँ, करोड़ों रुपए लगा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, इतना है नहीं पर बता रहा हूँ एग्जांपल, इमेजिन करो। नॉट नोन टू पब्लिक, वो पार्टनर जिसका नाम पब्लिक को नहीं पता, मैंने पैसा लगा दिया, तो ये जो सीक्रेट पार्टनर है, तो मैं क्या माना जाऊँगा, सीक्रेट पार्टनर बोला जाऊँगा। तो ये जो सीक्रेट पार्टनर है, इसके पूरे फीचर्स एक्टिव की तरह होते हैं। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करता है, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दैट्स इट। आई बात समझ में। सर फोर्थ होता है आपका नॉमिनल पार्टनर। ये कौन होता है बेटा, वो पर्सन जो अपना नाम और गुडविल किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के ओनर कौन है, मुकेश अंबानी। अब मान लो मुकेश अंबानी ने किसी अपने रिलेटिव या किसी अपने दोस्त को अपने फर्म का, रिलायंस का नाम यूज़ करने के लिए दे दिया, बोला जा ऐश कर, ठीक है, कितनी बड़ी बात है। तो मुकेश अंबानी को मैं बोलूँगा नॉमिनल पार्टनर, यानी वो पार्टनर जो अपनी गुडविल या अपना नाम यूज़ करने के लिए किसी दूसरे को दे रहा है, ठीक है। अब इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं बेटा, ये कैपिटल में पैसा निवेश नहीं करते, इन्वेस्ट नहीं करते, ना ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ये प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होता है इनका, और लेकिन इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड मानी जाएगी, ऐसा लॉ ने बोला है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसलिए मानी जाती है बच्चों, क्योंकि एक तरीके से ये अपना गुडविल और नाम यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म इनके साथ जुड़ गई, इसलिए इसका नाम, इनका जो लाइबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, अनलिमिटेड, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तीन लोग हैं एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, एक्स जेड से कुछ खरीदना चाहता है लेकिन नहीं जा पा रहा, उसने किसको भेजा, वाई को, वाई ने जेड को भेजा, और एक्स ने वाई को जेड के पास भेजा, और वाई जेड के पास गया, जेड ने पूछा वाई से भाई तू कौन, वाई ने बोला मैं एक्स का पार्टनर, ऑल दो इज़ नॉट अ पार्टनर। वाई ने जेड को बोल दिया है कि वो एक्स का पार्टनर है, लेकिन वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है। वाई ने अपने इंप्रेशन दिए, अपने वर्ड्स दिए जेड को, ठीक है सर। जेड को पेमेंट वाई ने पूरी नहीं दी, वाई ने बोला 15 दिन बाद पेमेंट ले लेना, ठीक है, 15 दिन हो गए, जेड गया वाई के पास, बोला पैसे,
वाई ने बोला एक्स के साथ, एक्स के पास जा और उससे लेकर आ। जेड ने बोला जेड ने बोला भाई तू मेरे से लेने आया था एंड यू आर द पार्टनर ऑफ एक्स, तो तेरी भी ड्यूटी बनती है पैसे देने की। ऐसा किसने बोला? जेड ने बोला वाई को। वाई ने बोला मैं तो मजाक कर रहा था, मैं पार्टनर नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, अब जेड बोलेगा भैया ये मजाक अपने पास रख, तूने अपने वर्ड से खुद मेरे सामने बोला यहाँ मजाक नहीं चल रहा, यहाँ बिजनेस है। ठीक है, तो वाई इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर कर्जा यानी डेब्ट्स। ठीक है, यानी पार्टनर बाय स्टॉपल यानी वो पर्सन जो खुद अपने वर्ड से सामने वाले के माइंड में इंप्रेशन बिठा रहा है कि ही इज़ अ पार्टनर, ऑल दो ही इज़ नॉट अ पार्टनर। ठीक है ना, तो लेकिन उसको पार्टनर माना जाएगा, तो वाई जिम्मेदार होगा जेड को डेब्ट्स को पे करने में। दैट्स इट। तो इसके फीचर्स, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जिसका प्रॉफिट एंड लॉस में जिसका शेयर नहीं है, लेकिन जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर आता है 6 पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। बच्चों मैं ऊपर वाला एग्जांपल को ही ढंग से समझाता हूँ, इसी में ही 6 वाले पार्टनर का मतलब आएगा। अब 5th वाले में तो स्टॉपल में मैंने बताया था वाई ने बोला जेड को कि वो एक्स का पार्टनर है। अब 6th वाले में एक्स बोल रहा है जेड को कि वाई एक्स का पार्टनर है। देखो उल्टा हो गया ना, है ना। तो जब एक्स जेड को बोल रहा है कि वाई इज़ अ पार्टनर और वाई चुपचाप खड़ा है, वाई को पता पड़ गया कि एक्स ने जेड को बोल दिया है कि वाई पार्टनर है और वाई चुपचाप खड़ा है, कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, कल को फ्यूचर में मान लो एक्स भाग गया, शहर छोड़कर, इंडिया छोड़कर भाग गया, जेड गया वाई के पास। ठीक है, जेड ने बोला वाई को भाई पैसे, वाई ने बोला काहे के पैसे? बोला तू पार्टनर है ना एक्स का। वाई ने बोला मैं थोड़ी हूँ, वो तो एक्स यूँ ही बोल रहा था। बोला उस टाइम पे जब एक्स ने मुझे बोला कि तू पार्टनर है, तू चुपचाप खड़ा हो गया। तो जेड ने मान लिया था कि एक्स की बात मान ली थी कि वाई उसका पार्टनर है। अगर वाई उस टाइम पे बोलता जेड को कि भाई ये मजाक कर रहा है, मैं इसका पार्टनर नहीं हूँ, तो वाई जिम्मेदार नहीं होता। समझ में आई बात? तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और स्टॉपल दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा डिफरेंस है। स्टॉपल में वाई ने स्टेटमेंट दिया था और होल्डिंग आउट में एक्स ने स्टेटमेंट दिया था, बस इतना सा है। और होल्डिंग आउट में अगर वाई के पास चांस है कि वो प्रूव कर सकता है कि वो एक्स का पार्टनर नहीं है टाइम से पहले, लेकिन अगर टाइम के बाद बोलता है तो वाई जिम्मेदार होगा। तो ही इज़ नॉट वो पर्सन, ही इज़ लाइबल फॉर लाइबिलिटी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जिसका नहीं है, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और जिसका शेयर प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों आई बात समझ में? ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कितनी तरह की होती है? सर एक होती है पार्टनरशिप एट विल, अपनी मर्जी से जितने दिन चलाना चाहूँ, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 100 दिन, 10 साल, 20 साल। विल यानी अपनी इच्छा के हिसाब से जितने दिन मैं पार्टनरशिप चलाना चाहता हूँ उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, दूसरा होता है सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये 2 तरह की होती है, फिक्स पीरियड एंड प्रोजेक्ट। फिक्स पीरियड फॉर से 3 ईयर्स और 5 ईयर्स और 7 ईयर्स और 10 ईयर्स। जब टाइम ख़त्म हो जाएगा पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। प्रोजेक्ट, मान लो 2 कॉन्ट्रैक्टर्स ने, 2 बिल्डर्स ने एग्रीमेंट किया कि हम लोग जब तक ये बिल्डिंग नहीं बन रही तब तक पार्टनर्स हैं, जैसे ही बिल्डिंग बन जाएगी हम लोग बैक स्टेप हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं फिक्स प्रोजेक्ट के लिए। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट के लिए। आई बात समझे? या तो फिक्स पीरियड के लिए होगा या फिक्स प्रोजेक्ट के लिए होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको सबको। सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा पार्टनरशिप डीड। सर ये क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट, जिसके अंदर नाम, ड्यूरेशन यानी टाइम, इन्वेस्टमेंट यानी लागत, ड्यूटीज़, सैलरीज, पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसॉल्व होगी, वो सब मेंशन होता है। तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इतना कोई खास नहीं है, इट इज़ अ रिटर्न एग्रीमेंट इन विच ऑल दीज थिंग्स आर मैंशनड। दैट्स इट। लास्ट टॉपिक आज का, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। देखो बच्चों, पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है ऑप्शनल होता है, कराओ तो कराओ, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन मान लो अगर कल को तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो उसके इफ़ेक्ट्स यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पहला, पार्टनर्स कैन नॉट स्यू। स्यू का मतलब केस नहीं कर सकता। किसके ऊपर? फर्म के ऊपर या किसी अदर पार्टनर के ऊपर। सर ऐसा क्यों? बेटा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा तो उसको लीगल एंटिटी मानेंगे ही नहीं, कोई बिजनेस मानेंगे ही नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर है, कराओ तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कराते हो तो आप पार्टनर हो और आप स्यू यानी केस नहीं कर सकते। ऐसे फर्म भी स्यू यानी केस नहीं कर सकती थर्ड पार्टी के ऊपर या किसी पार्टनर के ऊपर। तो इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट योर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड, टू गेट योर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड।
बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ये अपन का पार्टनरशिप वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो वीडियोस को 2 बार देखो, प्रॉपर तरीके से इसको अपनी कॉपी में उतार दो, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जो बच्चा वीडियो देख रहा है प्लीज़ लाइक द वीडियो, और कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाय।